वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और भर्ती आ रखी है सब इंस्पेक्टर की। आपके कंधों पे लगने वाले स्टार कहाँ कहाँ पर? दिल्ली पुलिस में और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। देखिए, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जितने भी अर्धसैनिक बल हैं सबको मिला के बनती है, जैसे सीएपीएफ हो गई, आईटीबीपी हो गई, सीआईएसएफ हो गई, ठीक है, बीएसएफ हो गई। इन सबको मिला के बनती है सीएपीएफ, ठीक है, कंबाइन बोलते हैं सीएपीएफ, ठीक है। सीआरपीएफ भी इसमें काउंट होती है। मैं आगे आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। और इसमें भर्ती है सब इंस्पेक्टर की। आप दिल्ली पुलिस में भी सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, आप सीएपीएफ में भी सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। तो कंधे पे स्टार ओवरऑल लगने हैं, चाहे आप दिल्ली पुलिस में जाओ चाहे आप सीएपीएफ में जाओ। तो इसके बारे में डिटेल चर्चा करने वाले हैं। कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते, अपीयरिंग वाले भर सकते हैं, ग्रेजुएशन चाहिए कि नहीं चाहिए, मार्क्स कितने हो चाहिए, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो सारी चीज़ों का एक ही जवाब है कि आपको ये वीडियो देख लेना है, बस आपके सब कुछ क्लियर, कोई दिक्कत या कोई डाउट, आपकी शंका नहीं बचेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब कुछ क्लियर होगा। कमेंट करने की भी आपको नौबत नहीं आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक का जरूर जो है ना एक बार बटन दबाइएगा, ताकि मेरी मेहनत भी थोड़ा स्वार्थ हो जाए। अब देखो, ऑनलाइन फॉर्म 4/3 मतलब 4 मार्च से चालू होकर 28 मार्च तक चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। और ये रही 28 मार्च अंतिम तिथि। तो इसके जो है ना बाद में तो आप भर ही नहीं सकते, लेकिन लास्ट में बिल्कुल मत जाना। अगर आप एलिजिबल हो, मैं आगे बताऊंगा, एलिजिबिलिटी है तो आप फॉर्म भर दो, तैयारी बम्पर चालू कर दो, क्योंकि वैकेंसी अच्छी है। सब इंस्पेक्टर की एक बढ़िया रैंक होती है, बढ़िया सैलरी के साथ में बढ़िया इज्जत भी मिलती है, ठीक है। दरोगा जी बोलते हैं हमारे यहाँ। अगर थाने में होते तो थाने की तो बात ही अलग है भाई, जो है ना दरोगा। एक पुरानी कहानी मैं आपको याद आ गई, मैं बताता हूँ। जो है गांव में एक थे, बहुत लड़का पढ़ा पढ़ाया और बनने के बाद जो है ना बन गया किसी कंपनी का जो है ना सीईओ, ठीक है। तो गांव के बुजुर्ग आपस में बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि भाई ये लड़का जो है ना सीईओ बन गया, फला कंपनी में है जो है। तो कहते हैं कि वो तो ठीक है, पढ़ गया तो सीईओ बन गया, लेकिन थोड़ा और पढ़ लेता तो कहीं दरोगा बन जाता। तो भाई दरोगा की तो ऐसी अहमियत होती है, ठीक है। तो ये तो कहानी है, तो ये सच में कहानी है। लोग आसपास को दरोगा की ही मानते हैं सब कुछ। तो ये लेकिन थाने में जब पोस्टिंग आती है, स्टेट पुलिस की जब आती है, तब आप दरोगा बन सकते हो, थानेदार वालों को, ठीक है। अब इसमें जो ना आप एसआई बनोगे, सब इंस्पेक्टर, दरोगा जनरली जो ना बोलने को बोल सकते हैं, जो भी कंधे पे स्टार लगाते हैं। दरोगा जी कोई वैसी पोस्ट तो होता नहीं, जो थाने को हेड करता है उसे दरोगा बोल देते हैं। तो चलो, अब बातें इधर उधर की काफ़ी हो गई। तो वैकेंसी की जो ना लास्ट डेट है 28 तारीख। इससे पहले पहले फॉर्म भर देना, क्योंकि सरकारी वेबसाइट है, कभी हैंगअप होगी तो आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा, और हम नहीं चाहते हमारे व्यूवर को कोई ये सामना करना पड़े। शेड्यूल ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 10, 11, 13 मई को, क्योंकि ये काफ़ी जल्दी जल्दी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एसएससी द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये वैकेंसी निकाली जाती है तो काम फटाफट चलता है। ऐसा नहीं कि 4 साल भर्ती लटकी पड़ी है, तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में एक एक चीज़ हम बड़े इंपॉर्टेंट ढंग से डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वेतन दोनों के ही बराबर है, बेसिक पे आप दोनों का ही बराबर है 35,400 से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। और 35,400 से आपका भी है, चाहे अगर आप दिल्ली पुलिस ज्वाइन करो। ऊपर वाला दिल्ली पुलिस का है, ये दिल्ली पुलिस का है। और नीचे वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको जो है ना सीएपीएफ का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप सीएपीएफ ज्वाइन करते हो तो भी आपको उतनी सैलरी है, अगर आप दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर रहे हो तब भी आपको उतनी सैलरी है। बस एक चीज़ का अंतर है, क्या है कि आप तो आपको ग्रुप बी का नॉन गेस्टेड अफसर बोला जाएगा। अगर आप दिल्ली पुलिस ज्वाइन करते हो तो आपको ग्रुप सी का अधिकारी बोला जाए, ठीक है। आप ग्रुप बी हो जाता है अगर सीएपीएफ में चले जाते हो, और ग्रुप सी आपका रहता है दिल्ली पुलिस। ये दिल्ली पुलिस ने कैटेगराइज किया है, तो इस तरह का है कुछ। सैलरी आपकी बराबर रहने वाली है, ठीक है। अब देखते हैं कि आपकी भर्तियों में कितनी कितनी क्या क्या भर्तियां हैं, पोस्ट में कितनी की भर्तियां हैं, ठीक है। सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस की बात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इसमें कितनी है, ये लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, अनरिजर्व के लिए ओबीसी, एससी, एसटी, इकोनॉमी वीकर सेक्शन टोटल। तो आप कैटेगरी वाइज है, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। जनरल वालों के लिए कितनी है, एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट टोटल कितनी है। तो आपके सामने ही वैकेंसी लिखी, मुझे पढ़ के सुनाने की ज़रूरत वैसे भी नहीं है। आप जो है ना स्क्रीनशॉट वगैरह यहाँ से ले सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। फीमेल के लिए दिल्ली पुलिस में कितनी भर्ती हैं आप यहाँ से देख सकते हो कैटेगरी वाइज, ठीक है। आप देख लेते हैं सीएपीएफ में आपकी कितनी भर्ती है। अब सीएपीएफ में सारी आ जाती हैं आपकी जो है, ये देखो सीएपीएफ में आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जैसे बीएसएफ हो गई, तो बीएसएफ में आप यहाँ से देख लो कितनी भर्ती है, ठीक है। अनरिजर्व वाले की कितनी है, इकोनॉमी वीकर सेक्शन, ओबीसी, एससी, एसटी टोटल ग्रांड टोटल हो गई। और ये ईएसएम का मतलब भूतपूर्व फौजी, जो एक्स सर्विसमैन जिन्हें बोलते हैं। 10% सीटें जो है ना रिजर्व रहती हैं भूतपूर्व फौजी की। लेकिन इसमें एक चीज़ और मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। अब जो ये 10% सीटें, जैसे बीएसएफ में 90 सीटें आपकी रिजर्व हो गई भूतपूर्व फौजियों के लिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 90 में से 45 सीटें, आधा, ये सीटें जो है ना जो कमांडोज रहते हैं आपके, जैसे कि जो भी कमांडो होते हैं, जैसे एनएसजी कमांडो हो गया, ब्लैक हैट कमांडो हो गए, ठीक है।
और भी पैरा कमांडो हो गए, ठीक है, गरुण कमांडो हो गए, या जो ना घातक कमांडो होते हैं, तो जो भी कमांडोज होते हैं उनके लिए फिक्स हैं 50% सीटें उनको दी जाएंगी। बाकी जो सीटें बची वो नॉर्मल जो एक्स सर्विसमैन है, जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के रिटायर वगैरह हैं, उनको दी जाएंगी। तो बात आप समझ गए। तो 90 में से 45% कमांडोज के लिए हैं, और जो बाकी बची 45 वो जो है ना जनरल एक्स सर्विसमैन है उसके लिए रिजर्व की गई हैं, ठीक है। तो उसमें भी कैटेगराइजेशन है, मैंने आपको बता दिया। अंदर की चीज़ें हैं सारी की सारी। अब देखो CISF में देख लेते हैं कितनी भर्ती है। CISF के लिए आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कितनी वैकेंसी। सबसे ज़्यादा भर्ती जो है ना CISF के लिए वैकेंसी, और सब लड़के इसके लिए भी मरते हैं, क्योंकि स्थाई टाइप की जॉब होती है। किसी कंपनी, किसी फैक्ट्री, आप कहीं प्लांट वगैरह में डिप्लॉय कर दिए जाओगे, आपको वहीं रहना। अगर आपने CAPF ज्वाइन कर ली तो कहीं आप इधर जा रहे हो, कहीं आप उधर जा रहे हो, कभी देश के उस कोने में, कभी देश के इस कोने में, तो थोड़ा सा वो रहता है। तो लोग बाग प्रेफर करते हैं कि भाई हमें CISF ही मिल जाए। CISF का स्कोर भी इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। अब केवल लेकिन भर्ती भी ज़्यादा है तो चांसेस हो सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो कि CRPF में कितनी है, ठीक है, और क्रम वाइज ITBP में और SSB में भी, ITBP में और यहाँ से SSB के लिए भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो टोटल अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो आप यहाँ से टोटल भी चेकआउट कर सकते हो कि 4001 वैकेंसी बनती है जाके टोटल CAPF की वैकेंसी। बात समझ गए आप, ठीक है। मेल फीमेल दोनों की मिला के मैं 4000 बता रहा हूँ, 4001 वैकेंसी, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में हम यहाँ से डिस्कस करते हुए चलते हैं। यही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। आउट ऑफ कोटा 50% विल बी रिजर्व फॉर द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एक्स सर्विसमैन। किसके लिए 50% रिजर्व है आप यहाँ से देख लो। हैविंग सर्व्ड इन स्पेशल फोर्स NSG वगैरह, ठीक है, या फिर आप क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर वगैरह रहे हो, ठीक है, या ऑफिसर्स ऑफ नेवी एयरफोर्स स्पेशलाइज कमांडो टाइप में आपने काम किया। तो ओवरऑल बात यह है, या फिर आप QI रहे हो, या NSG कमांडो रहे हो, या कोई और कमांडो रहे हो, तो आप इसमें जो है ना 50% आपके लिए सीटें रिजर्व रहेंगी। बाकी 50% जनरल एक्स सर्विसमैन जाएगा। भारत का कोई भी बच्चा इसमें भाग ले सकता है, नेपाल का भी ले सकता है, भूटान का भी ले सकता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। कल मेरे चैनल पे एक नेपाली का कमेंट आया था, नेपाल के बच्चे था, पूछा था सर हम अप्लाई कर सकते हैं? हम कि हाँ भाई, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होती है नेपाल वाले, भूटान वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट देखो बच्चों कब से काउंट की जाएगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहीं से एज लिमिट, ये देखो एज लिमिट 1/8/2024 1 अगस्त से काउंट की जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन में हैं, लास्ट ईयर चल रहा है, अपीयरिंग है, तो अपीयरिंग कैंडिडेट कैन आल्सो अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान रखिएगा कि अपीयरिंग हो तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। उम्र सीमा की गणना भी इसी तिथि से होगी, और उम्र सीमा जो है वो 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए, और उम्र सीमा की गणना इस तिथि से होगी 1 अगस्त 2024 से, ठीक है। इसी तक आपको डिग्री भी चाहिए, ठीक है, मतलब BSc का जो BA जो भी कर रहे हो 3rd ईयर आपका पास होना चाहिए अगस्त में। तो अपीयरिंग वाले भी यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई। अब देखो उम्र सीमा में कुछ लोगों को छूट दी गई है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ये हर वैकेंसी में रहती है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, आपको अलग से छूट प्रदान की जाती है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। काफ़ी चीज़ें ज़रूरी हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, फिर बाद में आपको बड़ा परेशान करती। ये वेबसाइट है www.ssc.nic.in पर जाकर आप अपना एप्लीकेशन वगैरह भर सकते हो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में सारी चीज़ों को आराम से देखते हुए चलते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपके अराउंड द इंडिया रहेंगे। आप जो है ना जब फॉर्म भरोगे तब उसमें अपना प्रेफरेंस भी दे सकते हो, ठीक है। तो उसमें अगर प्रेफरेंस में आपको मिल गया लकली, तो आपने जो चुना है वहीं आसपास आपका सेंटर पड़ जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं बच्चों, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से रहेगा। सबसे पहली बात आपका रहेगा पेपर 1। गला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, काफ़ी देर बोलते रहते हैं ना, इसलिए हो जाता है थोड़ा सा। सबसे पहले होगा आपका पेपर 1, ठीक है। पेपर 1 होने के बाद आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और साथ ही साथ में फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट भी होगा दूसरे नंबर पे ये चीज़, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आपका क्या होगा? तीसरे नंबर पे आपका होगा पेपर 2, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? चौथे नंबर पे डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, DME के नाम से इसे आप जानते हो। तो 4 स्टेज हो गए। पहला स्टेज आपका पेपर 1, दूसरा स्टेज आपका फिजिकल, तीसरा स्टेज आपका जो ना पेपर 2, चौथा स्टेज आपका मेडिकल, ठीक है। तो मेडिकल हो गया लास्ट स्टेज। अब हम एक एक करके इन चारों के बारे में अच्छे से देखेंगे। पेपर 1 आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। देखो जनरल चीज़ें पूछी आ रही हैं इसमें सबका सब। जनरल इंटेलिजेंस 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, गणित 50 50 की,
अंग्रेजी 50-50 की 2 घंटे का समय रहेगा। नेगेटिव मार्किंग होगी, गलत करोगे तो नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेपर 1 की बात। पेपर 1 के बाद आपका जो ना होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक। उसके बाद आपका पेपर 2 होगा। अब देख लो यहीं से मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर 2 में आपका क्या आएगा, अंग्रेजी लैंग्वेज एंड कम्प्रहेंशंस। भाई ये चीज़ समझ में नहीं आती है मैं कि जब उसको आप जो है ना एक सिपाही बना रहे हो, सब इंस्पेक्टर बना रहे हो, ठीक है, आप जो है ना एक तरह की डिफेंस टाइप की नौकरी है, पुलिस की नौकरी है, तो उसमें अंग्रेजी का इतना क्या, इंडिया में रहने वाले हो भैया, हिंदी का टेस्ट लो, कम से कम हिंदी आती नहीं आ रही तो लोकल लैंग्वेज का टेस्ट लो। अंग्रेजी में पता नहीं क्या अभी भी जो है अंग्रेजों वाली गुलामी चलती है, अभी भी अंग्रेजों वाली गुलामी। तो लेकिन है तो है, क्या कर सकते हैं अभी हम। तो अंग्रेजी का आपका जो ना कंप्रहेंशन का टेस्ट रहेगा, 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 नंबर के रहेंगे, 2 घंटे का समय रहेगा, ठीक है। ये सब का सब ऑब्जेक्टिव रहेगा। गलत करोगे तो 0.25 नंबर काट लिया जाएगा, मतलब 1/4 नंबर आपका काट लिया जाएगा। आगे देखते हैं, आगे बढ़ने की श्रृंखला में इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से देख लो। अगर आपके पास एनसीसी है तो मतलब बहुत अच्छा आपका लक हो सकता है, ठीक है। क्योंकि बता रहा हूँ, क्योंकि आपको जो है ना अगर सी सर्टिफिकेट हो गया तो 10 नंबर आपको मिलेंगे। पेपर 1 में 10 नंबर, पेपर 2 में भी 10 नंबर, ठीक है। 10% नंबर, सॉरी 5% नंबर। तो 5% नंबर पेपर 1 में, 5% नंबर पेपर 2 में। तो मतलब आप समझ 20 सर्टिफिकेट है तो 6, एनसीसी ए है तो 4, तो मतलब 5%, 3%, 2 नंबर क्रम 2% क्रम से आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा भाई। लोगों के सिलेक्शन एक एक नंबर से रुक जाते हैं, तो आपके देख लिए 10 नंबर मिल सकते हैं अगर सी सर्टिफिकेट वगैरह है। तो अगर है तो आप ज़रूर उसका इस्तेमाल करो, क्योंकि एनसीसी हर कोई नहीं कर लेता, टफ चीज़ होती है, ठीक है। अब देखो डिटेल सिलेबस यहाँ है, अब इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, ठीक है। आप यहीं से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप हर एक टॉपिक का, गणित का भी ले लो, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशंस का ले लो, पेपर 2 का भी यहाँ से आप ले लो, ठीक है। पेपर 2 का ये रहा सारा सिलेबस, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पहले आपका पेपर 1 होगा, फिर उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएमटी वाला होगा। पेपर 2 उसके बाद होगा। लेकिन हमने पेपर 2 के बारे में पहले आपको बता दिया, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसा नहीं कि हमने पेपर 1 बताया, पेपर 2 बताया, फिजिकल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। पेपर 1 होगा, अब फिर उसके बाद फिजिकल होगा, फिर उसके बाद पेपर 2 होगा। अब देखो फिजिकल में क्या क्या है। सबसे पहले तो हाइट वगैरह चेक होगा, चेस्ट वगैरह चेक होगी। तो मेल कैंडिडेट जो है उसकी हाइट चाहिए 170, ठीक है। चेस्ट चाहिए 80, फुलाव के साथ 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए, 85 चाहिए, ठीक है। अगर आप इस रीजन से हिली एरिया से आ रहे हो तो आपकी हाइट थोड़ी 165 चलेगी, सीना आपका लेकिन उतना ही चाहिए, ठीक है। अगर आप एसटी कैंडिडेट तो हाइट आपकी 162.5, सीना आपका 77 और फुलाव आपका 82 चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई। फीमेल कैंडिडेट अगर हैं तो फीमेल कैंडिडेट के लिए आप यहाँ से देख सकते हो कि हाइट 157 सेंटीमीटर, ठीक है। चेस्ट इनके लिए कोई डिमांडिंग नहीं होता है, चेस्ट की ऐसा कुछ नहीं होता, कोई यहाँ पर मेजरमेंट वगैरह नहीं रहती है, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट हिल एरिया की हो तो 155, और एसटी की फीमेल कैंडिडेट है तो 154 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वेट आपका जो ना हाइट के हिसाब से करस्पॉन्डिंग होता है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि इतने हाइट के बच्चे का, इतने साल के बच्चे का कितना जो ना वेट, उम्र के हिसाब से आप जो है ना आप हाइट और उम्र के हिसाब से वेट अपना गूगल पे ही चेक कर सकते हो, ठीक है। अब देख लेते हैं आपका जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें क्या रहेगा। मेल कैंडिडेट के लिए देख रहे हैं सबसे पहले। फॉर मेल कैंडिडेट 100 मीटर की दौड़ 16 सेकेंड में, ठीक है। और 1.6 मतलब 1600 मीटर की दौड़ आपकी 6.5 सेकेंड में। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर 3 चांस, और हाई जंप 1.2 मीटर 3 चांस, ठीक है। और शॉर्ट पुट भी रहेगा आपका जो है ना 4.5 मीटर इन 3 चांस। लड़कियों के लिए आप यहाँ से देख सकते हो कि 100 मीटर की दौड़ है 18 सेकेंड में, ठीक है। और 800 मीटर की है 4 मिनट में। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर 3 चांस, 0.9 मीटर इन 3 चांस हाई जंप के लिए। देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है इसमें किसी भी कास्ट को, SC ST OBC जो भी है, किसी को कोई छूट नहीं, सबको बराबर ही करना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से बता देता हूँ बच्चों कि आपका जो ये फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, ये दौड़ भाग जो भी हुआ है, ये सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करनी है, ठीक। सिर्फ आपकी क्वालिफाइंग नेचर है, इसके कोई नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ना ही वो नंबर कोई फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ेंगे, ठीक। सिर्फ क्वालिफाई करना है। बहुत ज़्यादा जान नहीं लगा देनी कि भैया हमको 4 मिनट में रेस कंप्लीट कर देनी है, आर्मी की तरह 5 मिनट में कर देनी है, ऐसा नहीं है। आपको 6.5 का टाइम मिला है, आप उतने में टाइम में अपनी पूरा कीजिए, ठीक है। 6.5 मिला है तो 6 में कर दो, ठीक है। बहुत ज़्यादा एकदम जान नहीं लगा देनी है। लेकिन आपको जो पेपर है, पेपर 1 पेपर 2, इसमें आपको जान लगा देनी है। जब आपका पेपर हो जाएगा, पेपर 1, उसके बाद फिजिकल हो जाएगा, उसके बाद पेपर 2 हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है ना मेडिकल होगा, ठीक है। मेडिकल आपका जो है ना एक अच्छा मेडिकल होगा, क्योंकि आप पुलिस ज्वाइन कर रहे हो,
तो हमने यहाँ तक बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं और मोस्टली चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, अब शायद ही कुछ बचा हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आप कुछ और जानना पूछना चाह सकते हो तो हमसे पूछ सकते हो। और फिलहाल इस वीडियो में अब बस हम इतना ही रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं बेहद जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।